गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज फिर से कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए, कुछ टॉपिक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग बात करें रैट होल माइनिंग की, कंबाला फेस्टिवल जो कि कर्नाटका में यूजुअली होता है, हालांकि थोड़े पार्ट केरला में भी होता है। इसके बारे में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से। जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये तीनों टॉपिक आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल डोनेशंस और मराठा रिजर्वेशन, ये दोनों टॉपिक हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से करने वाले हैं। देखिए, कई दिनों से, मतलब पिछले 16-17 दिनों से कुछ जो वर्कर्स हैं हमारे, वो एक टनल के अंदर फंसे हुए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने 2 दिन पहले टॉपिक भी किया था। उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग रैट होल माइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रैट होल माइनिंग की वजह से वो रेस्क्यू हो पाए हैं। तो ये टॉपिक हम लोग कुछ करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे सारे टॉपिक द हिंदू के नहीं है। एक टॉपिक मैंने जो कंबाला फेस्टिवल वाला है, ये इंडियन एक्सप्रेस से भी लिया है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, जो कि आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से रेलिवेंट है। लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि सैटरडे को हमारे करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, हालांकि आपको पहले से पता ही है। और 2.5-3 घंटे की आराम से क्लासेस चलती हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कवर करते हैं। अगर आप वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये QR कोड यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। SC1000 अगर आप उस पर कोड अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मेरी तरफ से आपको जो है मिल जाता है। बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन पूरा करंट अफेयर को कवर हो जाता है, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर अभी UPSC के लिए मैंडेटरी हो गया है, वो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। खुशी देखिए कितनी सारी आप इनके चेहरे पे देख सकते हो, क्योंकि इतने दिनों से अंदर अंधेरे में फंसे हुए थे। और खाने पीने की समस्या ऑफ कोर्स होती है, हालांकि बाद में हम लोगों ने इनके लिए थोड़ा फूड वगैरह भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी जंग होती है, आप वहां पे अंदर हो, अंधेरा है, ऊपर से आपके जो है वो ग्राउंड, चारों तरफ से जो है मिट्टी है, टनल कभी भी क्रैश हो सकती है, धंस सकती है। तो बिल्कुल जान का खतरा रहता है। तो एकदम घड़ी की तरह टिक टॉक टिक टॉक चल रही थी इनकी जान। और फाइनली इतने सारे एफर्ट के बाद ये जो है बाहर आ गए हैं, इनको फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया है, टनल वर्कर्स को। कई कोशिशों के बाद फेल हुई कोशिश, टनल के अंदर हम लोग डिगिंग करने लगे, मशीन टूट गई, कई ऐसी सारी चीजें हुई जिसकी वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली 17th डे इनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खुशी की बात है। 41 वर्कर्स जो है वहां पे फंसे हुए थे। लेकिन इनके जो निकालने में एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रैट होल माइनर्स का है। ये दोबारा से न्यूज में आ गया है, रैट होल माइनर्स और या फिर रैट होल माइनिंग। क्योंकि ये जो माइनिंग करते हैं और वर्कर्स, इन्होंने क्या किया, उसके जैसे जो टनल थी, इस टनल के बगल में एक छोटा सा इन्होंने क्या किया, इस तरह से एक होल बनाया, उसके थ्रू वहां पे गए और उनको रेस्क्यू किया। तो रैट होल माइनिंग इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। देखिए, ये डायग्राम आप यहाँ पे देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे, ये यहाँ पे रैट होल माइनिंग की गई है। मान लो यहाँ पे कोल है, ठीक है, कोल पाया जाता है। अब सीधी सी बात है, ये जो कोल का जो बेड है वो बहुत नैरो है, बहुत थिन है। देखिए, अगर मान लो, आप ये समझिए कि अगर इस पूरी रॉक के अंदर ही कोल पाया जाता, इस तरह से सब जगह कोल होता, तो हम लोग इसकी ओपन माइनिंग भी कर सकते थे। जैसे यूजली हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं, ऊपर क्रेन वगैरह बुलाते, इनकी डिगिंग करते और कोल निकाल लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रॉक के अंदर बहुत ही कम जगह पे, कहीं कहीं पे बहुत थिन इस तरह से कोल पाया जाता है। तो इसको आप कमर्शियल एक्सप्लोइट तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इतना ज्यादा कोल यहां से निकलेगा भी नहीं। तो उस केस में कई बार क्या किया जाता है, रैट होल माइनिंग की जाती है, जिसमें एक टनल, छोटी सी टनल जो है वो बनाई जाती है यहां से यहां तक। ये 3 से 4 फीट की सिर्फ इसकी ऊंचाई होती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे में देखा गया है कि छोटे बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि पतले होते हैं ना वो, हाइट भी छोटी होती है, शरीर भी पतला होता है, तो इसके अंदर घुस जाते हैं, यहाँ से डिगिंग करते हैं, घुस जाते हैं और फिर यहाँ से कोल निकाल के उसको बाहर ले आते हैं। इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। तो एक तो ये हो गई साइड कटिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं। दूसरी जो कटिंग होती है, इसे बॉक्स कटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक अपने पास एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ में भी यहाँ पे कोल पाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोल है, इधर कोल, मैं थोड़ा इसको रेड कलर से, जैसे यहाँ पे कोल है जी, इधर कोल है, यहाँ पे कोल होगा, यहाँ पे कोल होगा। अब इसको कमर्शियली निकालना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आपको पता ही है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले एक वर्टिकली इस तरह से एक बड़ा होल किया जाता है। यहाँ पे शाफ्ट लगाई जाती है, लिफ्ट लगाई जाती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने पैडी सीढ़ियों से यहाँ से दिखाया हुआ है ना। इसके थ्रू जो माइनर्स होते हैं वो अंदर घुसते हैं, ऐसे
रैट होल माइनिंग करते हैं, डिगिंग करते हैं और यहाँ से उस कोल को निकाल लेते हैं। तो दो तरह की होती है, एक आप मान के चलिए यहाँ पे बॉक्स कटिंग और दूसरी होती है साइड कटिंग। तो ये जो रैट होल माइनिंग थी, इसकी वजह से अब क्या किया गया, उत्तरकाशी में जो ये टनल जो है वो क्रैश हो गई थी, उसके अंदर एक छोटी छोटी जो है टनल बनाई गई रैट होल माइनर्स को बुला के। हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, नेशनल रिसोर्स डिजास्टर फोर्स की टीम है, और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम है, उनके साथ मिलकर उन्होंने वहां पे डिगिंग किया, अंदर गए और एक पाइप उसके अंदर डाल दिया। उस पाइप से जो अंदर वर्कर्स थे वो बाहर की तरफ आ गए। है ना, बड़ा जबरदस्त चीज। आने वाले समय में देखना इसके लिए कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी आएगा, या कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो रैट होल माइनिंग न्यूज में है। तो क्या है रैट होल माइनिंग, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है। एक नैरो पिट डग किया जाता है, मतलब एक छोटी सी टनल यहाँ पे बनाई जाती है। इसमें यूजली एक आदमी बच्चा जो है वो घुसता है। ठीक है, छोटी छोटी टनल्स होती हैं, 3 से 4 फीट की जो है डीप होती हैं। साइड कटिंग, बॉक्स कटिंग, दो तरह का होता है, मैंने आपको बता दिया। इंडिया में मेघालय के अंदर ये काफी प्रोमिनेंट है। हालांकि अपना जो नेशनल जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ही मेघालय में ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि मेघालय में जो कोल है ना, वो बहुत अबंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं नीचे 50 फीट नीचे, 10 फीट नीचे, 50 फीट, 100 फीट नीचे पाया जाता है, और वो बहुत ही थिन लेयर्स में पाया जाता है, जैसे मैंने पिक्चर आपको ऊपर दिखाया था, इस तरह से पाया जाता है। तो क्योंकि आप इसको कमर्शियली नहीं नहीं निकाल पाते हो, तो इसको क्या किया जाता है, मेघालय में रैट होल माइनिंग की जाती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो मेघालय में जो कोल पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसलिए प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि बैड क्वालिटी है ना उसका, सस्ता होता है, तो खर्चा निकालने में बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप मान लो कंपनी उसको निकाल भी लेती है, तो हाई रेट में उसको उसको सेल नहीं कर पाएगी, बेच नहीं पाएगी। इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, बैड क्वालिटी की वजह से उसको निकालती नहीं है, तो वहीं पे पड़ा रहता है। अब मेघालय जो है वो 6 शेड्यूल के अंदर आता है। इसका मतलब वहां की जो मोस्टली जो लैंड है वो प्राइवेट ओन्ड है। तो सरकारी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता नहीं है, या फिर वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करती नहीं है उसकी वजह से। क्योंकि मेघालय के अंदर लैंड एक्वायर अक्वायर करना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जहाँ पे होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, उनको बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, है ना। तो वो अपने राइट्स देती नहीं है प्राइवेट कंपनी को या गवर्नमेंट कंपनीज को। तो ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, और क्योंकि उन एरियाज में जो है गरीबी भी काफी ज्यादा है, तो ये एक तरह से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का साधन भी बन जाता है। वो वहां से रैट होल माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं, ओपन मार्केट में अच्छे खासे दाम पे बेच देते हैं। ठीक है, ये कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से रैट होल माइनिंग मेघालय वगैरह में काफी प्रोमिनेंट है। हालांकि 2014 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन कर दिया था, और ये बैन अभी भी है। लेकिन सोच के देखिए, जब जरूरत पड़ी तो उनको ही बुलाना पड़ा। हालांकि जो चीज़ हम लोगों ने इलीगल डिक्लेयर कर दी है ना, उनको बुलाना पड़ता है। तो यही है, मजबूरी में जब चीज़ें होती हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अच्छा हुआ, सब लोग बाहर आ गए, सेफली साउंडली बाहर आ गए हैं। अभी 2-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कुछ कंपनसेशन वगैरह सरकार ने 1 लाख रुपए पर वर्कर वो किया है। और जितने दिन वो माइनिंग में रहे हैं अंदर, मतलब उसमें रहे हैं टनल में, उतने दिन की उनको छुट्टी भी देने की बात चल रही है। खैर, वो एक अलग बात है, बट स्टिल ये थोड़ा सा रैट होल माइनिंग के बारे में आपको भी एक डिसेंट आइडिया होना चाहिए। एग्जाम पे सिंपली आपसे पूछ सकता है कि रैट होल माइनिंग वाज रिसेंटली न्यूज, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में इंडिया में रैट होल माइनिंग होती है, रैट होल माइनिंग लीगल है या इलीगल है, कब इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ सकते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैट होल माइनिंग, तो आप उसको बताना पड़ेगा। इसके अंदर जो कोल बेड है वो बहुत थिन होता है, थिन कोल बेड। ठीक है, अब्सेंस ऑफ द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, इस तरह की 2-4 चीजें आप उसको बता सकते हो अपने आंसर के अंदर। ठीक है, हालांकि मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है कंबाला से लेके, तो कंबाला फेस्टिवल, फेस्टिवल भी कह सकते हो इसे आप, एक स्पोर्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, बफेलो रेस होती है, और अभी बेंगलुरु में इसको हेल्ड किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक में काफी जोरों शोरों से इसको मनाया जाता है, सम पार्ट ऑफ केरला ऑल्सो। तो थोड़ा सा कंबाला के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में जैसे जल्लीकट्टू से 2-3 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, कंबाला से क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। और जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं,
एक डिसेंट क्वेश्चन के चांसेस वहां से होते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है। तो लेट्स मूव टू द कंबाला। कंबाला क्या है? कंबाला, तो कंबाला इज अ एनुअल बफेलो रेस held in the southwestern Indian state of Karnataka and Maharashtra, and even some part of Kerala also. The festival is dedicated to an incarnation of Hindu Shiva, ठीक है, the Lord Kadri Manjunatha, राइट। ये लॉर्ड हैं जो कि शिवा के अवतार माने जाते हैं, इनके ही को इनके नाम पे ही इस फेस्टिवल को किया जाता है। हर साल होता है हार्वेस्ट सीजन में, ठीक है, जनरली नवंबर से मार्च के बीच में जो हार्वेस्ट सीजन होता है तब इसको किया जाता है, ठीक है, ताकि अगले साल की जो फसल हो वो अच्छी हो, और जो पिछले साल की जो फसल हुई है वो अच्छी होती है, तो उसको थैंक यू करने के लिए इस तरह के सेलिब्रेशन किए जाते हैं स्पोर्ट्स वगैरह से। कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है? ट्रेडिशनली अगर बात करें, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द लोकल तुलुवा लैंडलॉर्ड ऑफ दक्षिणा कन्नडा, ठीक है, कासरगोड रीजन ऑफ केरला, तो मतलब केरला में भी होता है, और इस दोनों रीजन को हम तुलुनाडु बोलते हैं, तुलुनाडु, ठीक है। मतलब जो कासरगोड है केरला में, और जो दक्षिण कन्नड़ा है जो कर्नाटका में पड़ता है, यहाँ पे काफी पॉपुलर है स्पोर्ट्स, और इन दोनों रीजन को मिला के हम लोग इसे तुलुनाडु बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आपने पूछ सकता है कि तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, तो दक्षिण हो गया और कासरगोड, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्टेट्स में है। तो इट स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल डांस ऑफ द कोरागा कम्युनिटी, तो पहले डांस वगैरह होता है, ठीक है। जो डांस सेरेमनी होते हैं उसे कहते हैं पन्नी कुलुनी, याद रखना है आपने, राइट। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिटिंग अंडर द ड्यू, चलो ये कोई खास मैटर नहीं करता है, बट आपको ये पन्नी कुलनी ये टर्म आपने याद रखनी है। जो सॉन्ग्स वगैरह वहां पे चलाए जाते हैं, तो स्पेशल जो स्पिरिट होती है, मतलब जो आत्मा होती है या पावर होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है नीचा, देवा नीचा, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल होता है, ये जो नाथ पंथ है स्पेशली, क्योंकि जो शिवा के फॉलोवर्स होते हैं ना, उनको नाथ पंथ भी वहां पे कहा जाता है। तो जो हिंदुइज्म का ही पार्ट है, नेपाल के अंदर भी इसको नाथ पंथ को गुरु गोरखनाथ, अगर हमने नाम सुना हो, है ना, उस पंथ को बिलोंग करते हैं। दिवाली के आसपास जो है बहुत सारे गांवों में, नॉर्थ इंडिया में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्ना में भी, दिवाली के आसपास बहुत सारे गांवों में छोटे छोटे सेलिब्रेशंस होते हैं नाथ पंथ को लेके, जो गोरखनाथ जी को सेलिब्रेट करते हैं या फिर शिवा को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये नाथ पंथ जो है वहां से भी बिलोंग किया जाता है। तो ये इस तरह की मूवमेंट चलाई जाती है इसको लेके, ठीक है, कंबाला को लेके। तो दो तीन चीजें हैं, आपने गॉड का नाम याद रखना है, शिवा के फॉलोवर्स होते हैं, शिवा की इनकारनेशन इनको माना जाता है, तुलुनाडु जो रीजन है वो आपने याद रखना है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल डांस होता है कोरागा कम्युनिटी करती है, उस डांस का प्रॉपर हमारे पास नाम है पन्नी कुलनी, ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप इसके लिए याद रख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पोर्ट्स टीनेज गैलेक्सीज। वेब स्पेस मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहा है। तो उसने कुछ ऐसी गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस में है, जिन्हें टीनेज गैलेक्सीज कहा गया है। टीनेज मतलब बच्चे भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है, तो टीनेजर गैलेक्सीज हैं। तो टीनेज गैलेक्सीज आर द गैलेक्टिक टीनेजर्स, तो ये तो कोई बताने की वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आपको ये पता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग के होने के 2 या 3 बिलियन ईयर्स के बाद इनिशियल गैलेक्सीज बन गई थी, मतलब या फिर बनने की प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। तो इन्हीं गैलेक्सीज को कह सकते हो कि ये टीनेज गैलेक्सीज है, जो बिग बैंग के 2-3 बिलियन ईयर्स के आसपास हुई थी। अब एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स भी हो सकते हैं। तो इन गैलेक्सीज के अंदर भी अभी स्टार तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि ये टीनेज गैलेक्सीज हैं। अगर देखिए, कहता है द गैस डिटेक्टेड इन दीज गैलेक्सीज इज मच होटर एट अबाउट 13,350 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर इन गैलेक्सीज का आप देख सकते हो, ये ऑल ओवर गैलेक्सीज का टेम्परेचर है। उन गैलेक्सीज के अंदर जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स का टेम्परेचर तो भाई मिलियंस ऑफ डिग्री तक होता है, ये गैलेक्सीज का एवरेज टेम्परेचर आपको बता रहा है 13,350 डिग्री सेल्सियस। 8 ऐसी गैसेज हैं, एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे पाई जाती हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आर्गन, निकल एंड सिलिकॉन। ये 8 एलिमेंट आपने याद रखने हैं, रट्टा मार लेना इनके ऊपर,
ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम तो आपको याद ही रहेगा। ऑक्सीजन गैलेक्सीज के अंदर थर्ड लार्जेस्ट अबंडेंट गैस पाई जाती है, या एलिमेंट पाया जाता है। नाइट्रोजन, सल्फर, आर्गन, निकल और सिलिकॉन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर गैलेक्सीज बनती हैं और बाकी दूसरे एलिमेंट्स बनते हैं। इसलिए इसे गैलेक्सी डीएनए भी कहते हैं। डीएनए समझते हो, डीएनए मतलब जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनती है, इनिशियल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह के ये जो 8 एलिमेंट हैं ये भी हमारे गैलेक्सीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इसलिए इसे गैलेक्टिक डीएनए कहा गया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ये ऐसी फैंसी टर्म उन्होंने यहाँ पे यूज कर दी है। लेकिन ये आपको कैसे पता चला? ये हमें पता चलता है एक वेब टेलीस्कोप से, इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से पहले जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेलीस्कोप था उसे हब्बल टेलीस्कोप कहते थे। लेकिन 2021 में हम लोगों ने, क्योंकि जेम या जो हबल टेलीस्कोप था उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो चुका था, वो ऑब्जर्वेशन भी अभी हमें एडवांस चाहिए होती हैं। तो थोड़ा सा अपडेट करने के लिए हम लोगों ने एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया 2021 में। जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया उसे एरियन 5 रॉकेट कहते हैं। जिस जगह से इसको लॉन्च किया गया उसे फ्रेंच गिनिया कहते हैं, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, 2021 में इसको हम लोगों ने लॉन्च किया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका जो मिरर है वो बहुत बड़ा है, 6.5 मीटर प्राइमरी मिरर है, जो कि स्पेस में अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा मिरर है। बहुत ज्यादा खर्चा भी इसके ऊपर हुआ था, खैर वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कौन कौन सी एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व है? नासा, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनेडियन स्पेस एजेंसी, सीएसए जिसको कहते हैं। 3 एजेंसी ने मिलकर बनाया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है इसके अंदर इसरो नहीं है। तो कई बार बच्चे ओवर एक्साइटेड होकर इसरो का भी नाम भी जोड़ देते हैं, आपने वो नहीं करना है। जो हबल टेलीस्कोप था वो लो अर्थ ऑर्बिट में था, जो हबल टेलीस्कोप था। लेकिन ये वाला लो अर्थ ऑर्बिट में नहीं है, ये बहुत दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। और 1.5 किलोमीटर पे जो पॉइंट होता है उसे लैंग्रीन पॉइंट कहते हैं, L2 कहते हैं। इसी लैंग्रीन 2 पॉइंट पे हमारा चंद्रयान, हमारा जो है जो सन को, आदित्य को स्टडी करने के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, आदित्य वो भी यहीं पे है। ठीक है, लैंग्रीन 2 पॉइंट एक खास पॉइंट होता है जहां पे अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, और ये स्टेबल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेटअप किया है, जेम्स टेलीस्कोप को। हब्बल टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट में था, 400-500 किलोमीटर के आसपास था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। तो एक तरह से आप इसको टाइम मशीन कह सकते हो। टाइम मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास्ट में देख सकता है, पीछे जा सकता है, बिग बैंग की तरफ जा सकता है। फ्यूचर में नहीं जा सकता लेकिन पास्ट में जा सकता है। और ये जो जेम्स टेलीस्कोप है बहुत डीप हमारे स्पेस में देख सकता है। इवन जब बिग बैंग हुआ था उसके 400 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन तक भी देख सकता है पास्ट में। तो इसलिए टाइम मशीन इसको कहा गया है। अब सवाल ये है कि सर ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको हम लोगों ने लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों नहीं रखा, जैसे हम लोगों ने हबल को रखा था? सवाल तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना, इसका इसको लैंग्रीन पॉइंट पर रखने का एक रीजन है। जब अर्थ सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और बाद में जब इसको रिलीज करती है, ठीक है, जो लॉन्ग वेव्स होती हैं, ये जो लॉन्ग वेव्स होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। तो जो अर्थ जिनको रिलीज कर रही है वो भी इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, इसीलिए अगर आप इसे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखते और इंफ्रारेड रेड से इसको स्टडी करते तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, क्लियर पिक्चर नहीं आती है। इसकी वजह से तो हम इसको अर्थ के इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहते थे, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में आप इंफ्रारेड को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ भी इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज करती है, टेलीस्कोप भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही रिलीज करता, तो ओवरलैपिंग हो जाता। इसलिए हम लोगों ने इसको अर्थ से बहुत दूर सेटअप किया है। ये इसका एक रीजन यहाँ पे नजर आता है, जो कि पॉइंट L2 है, मैंने आपको बता ही दिया, जिसे लैंग्रीन पॉइंट कहते हैं। वहां पे जाके हम लोगों ने इसको डाला है। ठीक है, तो पहली गैलेक्सीज और स्टार्स जो अभी बन रहे हैं उसको ये स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतना ही थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है जेम्स वेब टेलीस्कोप? देखिए, सन हमारा जो है ना वो एक स्टार है। ऐसे बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ट्रिलियन स्टार जो है दूसरी गैलेक्सीज में भी भरे पड़े हैं। अर्थ एक प्लेनेट है, हमारे पास दूसरे भी हमारे 7 प्लेनेट हैं।
इसी तरह से यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं। उन प्लैनेट्स को हम लोग एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं। तो जब जेम्स वेब टेलीस्कोप पास्ट में जाके दूसरी गैलेक्सीज को देख सकता है, दूसरे स्टार्स को देख सकता है, तो दूसरे प्लैनेट्स को भी देख सकता है। तो उनके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन होगी वो भी हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप बताएगा। तो एक नया एक फील्ड हमारे लिए ओपन हो गया है। अभी दूसरे एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी करना हमारे लिए पहले के कंपैरिजन में बेटर हो गया है, तो जो हम लोग इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से कर सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए आपके मोर देन सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ भी गया तो मान के चलिए 99.9% स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। हालांकि जो अगर आपको बहुत एडवांस जाके स्टडी करना है तो आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके लिए तो सेल्फ स्टडी करके आपको थोड़ा सा गूगल ही करना पड़ेगा। उस थोड़ा सा के बैंड, एल बैंड, एस बैंड, कुछ इस तरह के फ्रीक्वेंसी जो रीडर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वो यहाँ पे यूज किए गए हैं, वो थोड़ा आप एक्स्ट्रा जाना चाहो तो जा सकते हैं। अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक यहाँ पे आता है पॉलिटिकल डोनेशंस के बारे में। लेकिन इस टॉपिक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिटेलिंग में बात नहीं की गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लोग डिटेलिंग में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर जो डोनर्स होते हैं वो अनोनिमस होते हैं, मतलब उनको अपनी डिटेलिंग बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जनरल सा टॉपिक है। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे आप मान के चलिए। अब इंडिया में प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है इलेक्टोरल फंडिंग का या डोनेशंस का। इंडिया में सिनेरियो ये है कि अगर आप एक डोनर हो, ठीक है, अगर आप एक डोनर हो और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाहते हो पैसा, तो आपकी जो आइडेंटिटी है, यानी आपका जो नाम है, वो हाइड कर दिया जाता है ना। आपका नाम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताया जाएगा। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इसके ऊपर आपका कोई भी नाम नहीं होता है, आपका आधार नंबर कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से छुपा दी गई है। कोई भी नहीं जान सकता कि किसने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया, कितना डोनेट किया, क्योंकि वैसे भी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरटीआई के अंदर तो आती नहीं है, तो इसलिए आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते, है ना। तो ये इंडिया में सिनेरियो है। लेकिन अगर आप इंडिया के सिनेरियो को दुनिया के दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो वह पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अलग है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 1910 में, 1910 के अंदर एक कानून बनाया गया था, पब्लिसिटी एक्ट, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी फंडिंग दी जाएगी, जिस भी कैंडिडेट को जितनी भी फंडिंग दी जाएगी, वो आपको ओपनली पब्लिक को बताना पड़ेगा। मतलब इंडिया से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। अब इसको चैलेंज किया गया 1976 में अमेरिका में, ये सब ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो 1910 का कानून था ये पूरी तरह से सही है। आपको जिसने डोनेट किया है उसका नाम भी बताना पड़ेगा, कितना डोनेट किया है वो भी बताना पड़ेगा, किसको डोनेट किया है वो भी बताना पड़ेगा। साथ के साथ आप अनलिमिटेड पैसा डोनेट नहीं कर सकते। जितना पैसा डोनेट कर सकते हो उसके ऊपर भी लिमिट लगा दी गई 1976 में। तो भैया ये है अमेरिका का कानून, जो कि इंडिया के कानून से बिल्कुल अलग है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, सबको पता होता है किसने किसको फंडिंग दिया। इसी तरह का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर ऐसा नहीं होगा तो ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेगा। इससे जो जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इससे डिसऑनेस्टी आती है सिस्टम के अंदर, करप्शन बढ़ेगा, ऐसा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चलिए, तो अमेरिका की बात हो गई। 1914 में यूरोपियन यूनियन ने भी एक यूरोपियन पार्लियामेंट में ऐसा ही कानून पेश किया, जिसमें जो यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टी है उनकी फंडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब बताना पड़ेगा पब्लिक को। हालांकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप कोई डोनेट करता है तो वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। एक लिमिट के बाद, छोटी मोटी लिमिट रखी है इन्होंने यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आपको बताना ही पड़ेगा। इंडिया में उल्टा है, जितनी मर्जी फंडिंग करिए आपके नाम को किसी का पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसा इंडिया में क्यों किया गया, इसके भी अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन इसलिए किया गया है, अगर आपको पता होगा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह पता है कि इस
पर्सन ने, जैसे मान लो अडानी, अंबानी, रिलायंस, कुछ भी मान के चलिए, टाटा ने, अगर इस आदमी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को 50 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल को टारगेट कर सकती है बदला लेने की भावना से। ऐसा इंडिया में माना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इसलिए सरकार ने कहा कि भाई हम किसी को पता ही नहीं लगने देंगे किसने किसको डोनेट किया। लेकिन फिर से वही सवाल खड़ा होता है, मान लो अभी बीजेपी है, पार्टी पावर में है, अब बहुत सारे लोग बीजेपी को डोनेट करते हैं पैसा, कांग्रेस को तो पता ही नहीं चलेगा कि बीजेपी ने किसको डोनेट किया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब यही कांग्रेस पार्टी अगर कल पावर में आती है तो ये एसबीआई से पूछ सकती है कि साहब बताओ किसने किसको डोनेट किया था, तब भी तो टारगेट कर सकती हैं। तो ये आर्गुमेंट जो दिया जाता है, हालांकि वो भी फ्रॉड आर्गुमेंट है, लेकिन यस, ये एक रीजन दिया गया था सरकार के द्वारा। अब यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा किया जैसा अमेरिका में किया गया। यूके के अंदर भी ऐसा ही कानून है। इलेक्शंस एंड द रेफरेंडम एक्ट 2000 बनाया गया था, जिसमें सेम चीज बोली गई थी कि अब कितना अमाउंट देना है, कैसे अमाउंट देना है, किसको देना है, कौन डोनेट कर रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, सब कुछ ओपन होगा, पब्लिक भी अंदर होगा। ये आप यूके में चले जाइए, दूसरे कंट्री यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, ऐसा कानून है। इंडिया में भाई बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में कहते हैं कि हम किसी का नाम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप एक मान के चलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर द पिलर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट, एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंट्स आर द की टू प्रिजर्विंग द सिटीजन ट्रस्ट इन द पार्टीज, पॉलिटिशियंस एंड मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। अगर जनता को पता ही नहीं होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कहां से पैसा मिल रहा है, अगर नहीं पता होगा, तो इंडिविजुअल जो वोटर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। और अगर पॉलिटिकल पार्टी में ट्रस्ट आपका खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो पूरी डेमोक्रेसी को ही नुकसान पहुंचता है ना। तो द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस शुड नॉट डिपेंड ऑन विच पार्टी हैज मोर मनी टू कैंपेन एंड द वो और द बायर वोट। आपने इंडिया में ना एक नॉर्मल बात सुनी होगी, लोग ये कहते हैं अरे यार ये फलानी पॉलिटिकल पार्टी तो इसलिए जीत गई है क्योंकि ये तो बहुत अमीर पार्टी है, ये तो बहुत गरीब पार्टी है, इसलिए इलेक्शन हार गई। यार कोई पार्टी गरीब है या अमीर है, उसकी वेल्थ कितनी है, पैसा कितना आया, डोनेशन कितना आया, इसके ऊपर इलेक्शन डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी ये कहती है भैया अमीर गरीब के अंदर कोई भेद नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी अमीर है, रिच है, और वो जीत रही है, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का वायलेशन है, बेसिकली वैल्यूज का वायलेशन है। उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना। और वो डिपेंड कब नहीं करेगा, जब आप डोनेशंस को ओपन कर दोगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्टोरल जस्टिस। इलेक्टोरल जस्टिस, इलेक्टोरल जस्टिस का मतलब ये है कि इलेक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी चीज हो, चाहे वो प्रोसीजर हो, एक्शन हो, पॉलिटिकल पार्टी को टिकट देना हो, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हो, वो सब कानून के तरीके से होना चाहिए। इलेक्शंस हमारे यहाँ पे फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, जेन्युइन इलेक्शन होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल जस्टिस। लेकिन वो तब होगा जब डोनेशंस ओपन होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड इसी फीलिंग को वायलेट करते हैं, है ना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वायलेट करते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, वी कैन नॉट से प्रॉपरली। हाँ, फ्री तो होता है, मोर और लेस हम मान के चले 99.9% लोगों का जो फेथ है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी तरह से है। लेकिन फेयर होता है, इसके ऊपर सवाल है। क्योंकि जो पार्टी रिच है वो क्या करती है, कई बार वोट परचेज भी कर लेती है ना, लोगों को दारू पिलाना, फ्री में चीजें बांटना, वो सब तो किया जाता है ना। तो जिसकी वजह से इलेक्शन तो फेयर नहीं होता है। न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देना, टीवी पे जाके इंटरव्यू देना, है ना, फ्री अनाउंसमेंट्स करना, वो सब तभी होगा जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा पैसा होता है, कैंपेनिंग बड़े लार्ज स्केल पे की जाती है। तो इलेक्शन फेयर नहीं होता उसकी वजह से। गरीब पार्टी तो ये सब नहीं कर पाती है। हाँ, इलेक्शन फ्री होता है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन इलेक्शन फेयर होगा, इसके ऊपर पैसे का भी डिपेंड करती है ना। तो इसका आर्टिकल का ये कहना है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इंडिया में, ये खत्म होने चाहिए, या इसके अंदर ऐसा प्रोविजन ऐड करें कि भैया देयर शुड बी बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड
सोशल ऑडिट ऑल्सो, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं जी आज के एडिटोरियल पे। देखिए वैसे तो आज का एडिटोरियल जो है वो मराठा रिजर्वेशन पे है, लेकिन आप इसे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी डेफिनेटली देख सकते हो। जैसे एम्प्लॉयमेंट का मैटर हुआ, ओवरऑल रिजर्वेशन का जो मैटर है इंडिया में। और इंडिया में सिर्फ मराठा कास्ट ही नहीं है जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है, और भी कई सारी ऐसी डोमिनेटिंग कास्ट हैं जो रिजर्वेशन की डिमांड कर रही है। जैसे एक एग्जांपल आप गुजरात में जो है पटेल कम्युनिटी की बात कर सकते हो। तो ये जो सुमित जी हैं वो एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और ये सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि भैया मराठास, जिसको हिस्टोरिकली माना जाता है कि बहुत डोमिनेटिंग कास्ट है ना, सोशली इकोनॉमिकली, और वैसे तो फार्मिंग कम्युनिटी है बट डोमिनेटिंग है, ये रिजर्वेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं। तो इनके पर्सपेक्टिव से आज ही एडिटोरियल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कई सारे पॉइंट उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बताए हैं, अच्छे हैं, जो आप अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है जी, देखिए द मराठा मोबिलाइजेशन फॉर द रिजर्वेशन इन द हायर एजुकेशन एंड द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैज रीच्ड द पीक। प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना। इवन एक एमएलए का तो घर भी जला दिया गया। कितने वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। तो कई सालों से डिमांड हो रही है इन प्रोटेस्ट की। लेकिन अगर हम लोग देखें 1953 से 2008 तक, नेशनल बैकवर्ड जो क्लासेस कमीशन है, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इन्होंने मराठास की डिमांड को रिजेक्ट किया है। मराठा जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओपन कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये डिमांड बार बार रिजेक्ट कर दी गई है। उसके बावजूद मराठास इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं रिजर्वेशन को लेके, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हो। इसके इन्होंने सर ने तीन रीजंस बताए हैं: अग्रेरियन क्राइसिस, assertion of OBC in the rural and the local bodies, क्राइसिस ऑफ द डोमिनेंस। ठीक है, क्योंकि जो रूरल और अर्बन बॉडीज हैं, ग्राम पंचायत वन म्यूनिसिपैलिटीज, वहां पे भी ओबीसी को रिजर्वेशन है। ठीक है, सरकारी नौकरी में भी ओबीसी को रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहां पे भी रिजर्वेशन है ओबीसी को लेके। मराठा जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये रीजंस के बारे में यहाँ पे थोड़ी हम लोग बात करेंगे। देखिए दो तरह के क्राइसिस हैं, अर्बन क्राइसिस और रूरल क्राइसिस, अलग अलग बात करेंगे। आपको ये अच्छे से पता है कि 1991 1992 से पहले हमारे यहाँ पे ओपन इकोनॉमी नहीं थी, है ना। मोस्टली चीजें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग वाइनिंग, मोस्टली चीजें 90% से ज्यादा चीजें सरकारी हाथ में हुआ करती थी, है ना। तो उस समय क्या होता था, क्योंकि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट हाथ में हुआ करती थी, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स महाराष्ट्र में अर्बन एरियाज में हुआ करती थी, मुंबई पुणे आसपास के एरियाज में हुआ करती थी। अब जो पुरानी जनरेशन के लोग थे उनको वहां पे अच्छी खासी जॉब मिल जाया करती थी उन फैक्ट्रीज वगैरह में। लेकिन अभी क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद ये फैक्ट्रीज जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। ठीक है, पुराने जमाने में, अब मतलब इस जनरेशन से पिछली जनरेशन में, जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी या फिर एजुकेशन बहुत कम थी, उनको भी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम मिल जाया करता था। सैलरी भी ठीक ठाक हुआ करती थी, हेल्थ केयर बेनिफिट भी मिला करते थे। तो सारी जिंदगी लोग वहां पे गुजार दिया करते थे, पेंशन वेंशन भी मिला करती थी, सब कुछ होता था। वर्कर्स अपनी यूनियंस भी बनाया करते थे, और यूनियन जब बनाया करते थे तो इंडस्ट्रियल डिसीजन जो होते थे, पॉलिटिकल डिसीजन होते थे, उनके अंदर भी उनका एक हिस्सा होता था। तो उनको एम्पावर्ड फील होता था, है ना। सोशली सुपीरियर फील करते थे मराठास अपने आप को, जिनको इन फैक्ट्रियों में काम मिलता था। फॉर्मल जॉब भी थी ना, पेंशन है, अच्छी सैलरी आ रही है ना, हेल्थ बेनिफिट फैमिली के लिए होते थे, बाद में आपको पेंशन वेंशन सब कुछ मिलता है, एक अच्छा एम्पावर्ड फील होता था, अच्छा लगता था। लेकिन जब 1990s के बाद लिबरलाइजेशन किया गया, या तो ये सारी फैक्ट्रियां क्लोज हो गई, जब फैक्ट्रियां क्लोज हुई तो वर्कर्स को निकाल दिया वहां से। उसके बाद वो जो इतने सालों से स्ट्रक्चर बना हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया, और जहां से सारी प्रॉब्लम की जड़ है, बेसिकली पिछले 25-30 सालों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उसकी जड़ बेसिकली यही है, लिबरलाइजेशन से शुरुआत हुई है। अगर अब देखें मराठास का जो, क्योंकि मराठा तो ओपन कैटेगरी में आते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर 29% जो है मराठाओं का शेयर है। 15.52% आईएएस, 27% आईपीएस, 17% जो है आईएफएस, जो महाराष्ट्र में इस समय काम कर रहे हैं।
लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ने लगा, सरकारी सेक्टर का शेयर कम होने लगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, है ना। तो जिसकी वजह से वो लोग जो पहले सरकारी उसमें डिपेंड करते थे वो अभी वहां से बाहर हो गए। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम मान के देखें पूरे देश भर में 3.5% जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सभी बची हुई है, और 2% जो जॉब है वो प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर में है। प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर, प्राइवेट इनफॉर्मल सेक्टर अलग होता है। यह है प्राइवेट फॉर्मल सेक्टर। तो भैया जॉब्स तो बहुत कम है, बहुत कम जॉब्स हैं। अगर आप स्कूल और कॉलेज की बात करें तो बहुत कम सरकारी कॉलेज बचे हुए हैं जहां पे एडमिशन आप ले सकते हो। हर जगह तो प्राइवेट सेक्टर ही चला जा रहा है। तो जो मराठा फैमिलीज फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं है तो इन कॉलेज के अंदर एडमिशन तो नहीं ले सकती, क्योंकि इनकी फीस तो बहुत ज्यादा होती है जो प्राइवेट होती हैं। सरकारी नौकरियां वैसे भी कम हो रही हैं लिबरलाइजेशन के बाद से, और ये पूरे देश का हाल है, सिर्फ महाराष्ट्र का हाल नहीं है। तो इस अर्बन क्राइसिस की वजह से वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। ये तो हो गया अर्बन क्राइसिस। व्हाट इज अबाउट रूरल क्राइसिस? फैक्ट्रियां बंद हो गई, है ना। पहले जो गांव में फैक्ट्रियां थी वो, शहरों की फैक्ट्री तो बंद हुई, गांव की फैक्ट्री भी बंद हो गई। लेकिन मान लो शहर में ज्यादा फैक्ट्रियां थी, शहर में जब फैक्ट्री बंद हुई तो वो बेचारा जो वर्कर था अपने गांव की तरफ लौटा, वापिस आ गया, है ना। अब शहर में उसके पास एक अच्छी खासी वेल पेड जॉब थी, गांव में तो जॉब नहीं है, या तो वो खेती करनी पड़ेगी। अगर जमीन नहीं है तो खेती भी कैसे करोगे, समस्या है ना। इनेबिलिटी ऑफ द रूरल यूथ टू माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज। अब बेचारा जो गांव का लड़का है, पहले वो सोचा करता था कि शहर में जाके नौकरी ढूंढूंगा, शहर में जाके नौकरी करूंगा। अब भैया शहर में ही फैक्ट्री बंद होगी तब कैसे जाओगे? गांव में आपके पास जमीन नहीं है, शहर जाने का ऑप्शन बंद हो गया, तो आप तो फंस गए बीच में, राइट। तो हिस्टोरिकली ये जो अच्छी खासी जॉब हुआ करती थी, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो करती ही करती थी, साथ के साथ समाज में आपको एक स्टेटस भी देती थी। लेकिन अभी मोस्टली जॉब तो इनफॉर्मल सेक्टर में चली गई है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग किया जाता है। आजकल आजकल तो सरकारी महकमे में भी कॉन्ट्रैक्ट से ही सारा कुछ होता है। तो सिक्योर जॉब किसी के पास बेसिकली यहाँ पे बची नहीं है। तो ना तो रिस्पेक्ट मिल रही है, ना जॉब मिल रही है, ना आपको रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये सारी चीजें मिलके एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है जिसकी वजह से मराठास रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, वो भी काफी अग्रेसिवली। महाराष्ट्र में सिर्फ 22.2% ही कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, है ना। अब बाकी तो प्राइवेट वाले हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। तो इन गवर्नमेंट के अंदर ही जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर compete करना पड़ता है मराठास को। पहले ही सीटें बहुत कम हैं, उसके अंदर आपको compete करना पड़ता है। अब उसमें भी जो मराठा फैमिली के बच्चे जिनके पास बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है वो कैसे compete करेंगे? मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया हमें रिजर्वेशन दे दिया जाए ताकि हमारी कुछ सीट वहां पे रिजर्व हो सके। ये सब चीजें हुई। इन फैक्टर के साथ साथ एक और फैक्टर भी है, क्राइसिस ऑफ द डोमिनेंस। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, सोशली, इकोनॉमिकली, जो मराठा कम्युनिटीज है वो बहुत डोमिनेटिंग कम्युनिटी रही है महाराष्ट्र में। कास्ट हायरार्की में मराठास बहुत अच्छा ऊपर की तरफ स्थान रखते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब SC ST कम्युनिटीज में, दलित कम्युनिटीज में एजुकेशन का लेवल अच्छा हुआ, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा, तो अब मराठाओं का उतना डोमिनेंस नहीं रहा है सोशली, कास्ट वाइज, जितना 20 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि हमारा डोमिनेंस वैसे भी समाज में कम हो रहा है, नौकरियां हमारे पास नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, है ना, कॉलेज में हमें एडमिशन मिलता नहीं है, सिक्योर जॉब हमारे पास नहीं है, सोशल स्टेटस भी हमारा कम हो रहा है। ये 8 10 फैक्टर ऐसे मिल गए हैं जिसकी वजह से अभी वो सड़कों पे आ रहे हैं और अपनी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमें OBC कैटेगरी में डाल दिया जाए, है ना। SC ST तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन OBC कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो ये जो है उनकी यहाँ पे डिमांड है। तो मेरे ख्याल से कुछ 5 7 फैक्टर आपको समझ में आ ही गए होंगे, 2 4 अर्बन वाले, 2 4 रूरल वाले, और ये डोमिनेंस वाला। इतने पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन, या फिर अगर आप महाराष्ट्र या उस एरिया से बिलोंग करते हैं, इंटरव्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चंस बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं।
ठीक है, चलो जी। तो कंक्लूजन ये कहता है कि अनलेस द स्टेट इंक्रीजेस द शेयर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर जॉब्स एंड एक्सपेंड्स पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मराठास क्राइसिस विल परसिस्ट। मतलब जब तक फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब इंक्रीज नहीं होती हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सपेंड नहीं किए जाते हैं, मतलब सरकारी कॉलेज, तब तक मराठास का ये जो प्रोटेस्ट है वो कम नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। है ना, आपको जड़ पे जाना पड़ेगा चीजों के, और जड़ यही है, जॉब्स और एजुकेशन। ठीक है, चलिए जी। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी डाले हैं आपके लिए काफी सारे, जिनको आप पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।